हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो काफ़ी समय से पाकिस्तान द्वारा ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं। फिर इसको बढ़ाकर वो 6 कर देते हैं, कहीं कहीं पर 7 भी बताए जाते हैं। बाकी इसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 3 रफाल शूट डाउन कर दी हैं, एक Su-30 MKI गिरा है और एक MiG-29 गिराया है। प्रूफ किसी का भी अवेलेबल नहीं है। तो जो उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है वो ये है कि इन्होंने J-10 फाइटर को यूज करते हुए रफाल को शूट डाउन किया है, जिसके लिए एज अ प्रूफ वो PL-15 के रैकेट बता रहे हैं जो कि इंडिया में पाए गए हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि जब पाकिस्तान की साइड से ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं। 2019 में भी उन्होंने क्लेम किया था कि एक इंडियन Su-30 MKI को उन्होंने इंडियन साइड पर ही मार गिराया है और इंडियन साइड पर मल्टीपल AIM-120C5 के रैकेट भी मिले थे। बाद में इंडिया ने खुद उस Su-30 MKI को फ्लाई कराकर ये चीज़ दिखा दी थी कि एयरक्राफ्ट इंटैक्ट है और सर्विस में है। फिर उनके खुद के एयर कोमोडोर ने अपने ब्लॉग में ये चीज़ मेंशन करी थी कि इंडिया के Su-30 MKIs ने पाकिस्तानी मिसाइल्स को एस्केप किया था। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी हुई है। इनके मल्टीपल PL-15 के रैकेट मिले हैं और आपको ये हम कंफर्म होकर बता सकते हैं कि एक भी मिसाइल ने टारगेट कनेक्ट नहीं किया है। अब एयरक्राफ्ट गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, कैसे गिरे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है कि वो इस पर कब बात करना चाहेंगे। पर ये चीज़ हम आपको दावे के साथ बता सकते हैं कि एक भी PL-15 मिसाइल ने अपने टारगेट को कनेक्ट नहीं किया है, यानी कि इनके J-10 को एक भी किल नहीं मिली है, जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं J-10 की पब्लिसिटी के लिए, और झूठे किल मार्क तक ये अपने प्लेटफॉर्म में लगा रहे हैं। और पाकिस्तान को देखकर ये हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, इन्होंने Su-30 MKI की फेक टेल का मेमोरियल तक बना दिया था, तो किल मार्क लगाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हमने रफाल और J-10 की बात करी थी और बताया था कि रफाल कैसे एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, वो चीज़ यहाँ पर स्टैंड करती है। तो इनके J-10 की अभी भी औकात नहीं है कि वो रफाल जैसे सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म को BVR कॉम्बैट में हरा सकें। मोस्ट लाइकली सिनेरियो यहाँ पर यह है कि जो प्लेटफॉर्म ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्वॉल्व थे, जिन्होंने टारगेट को हिट किया था ग्राउंड पर, उनके लौटते समय इन्होंने मिसाइल्स फायर करी हैं टेल चेज मोड में। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने एक्यूरेटली टारगेट्स को हिट किया है, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो चैलेंज इन्वायरमेंट में हुआ है। बाद में जब टारगेट हिट करके हमारे प्लेटफॉर्म वापस आ रहे होंगे तो इन्होंने पीछे से मिसाइल्स फायर करी हैं। टेल चेज मोड में मिसाइल की जो मैक्सिमम टारगेटिंग रेंज होती है वो ड्रास्टिकली नीचे आती है, तो मिसाइल का टारगेट मिस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक और खास बात यहाँ पर जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो एक इंटैक्ट PL-15 मिली है, जिसमें खाली वॉरहेड और आगे गाइडेंस सेक्शन मिसिंग है, उसको देखते हुए पाकिस्तान की साइड से ये कमेंट किया गया था कि ये एक मॉडल है, रियल मिसाइल नहीं है, जो कि शोकेस करता है कि पाकिस्तान की साइड में ये जो इंटैक्ट मिसाइल मिली है इसको लेकर थोड़ी नर्वसनेस है, क्योंकि मिसाइल ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, खाली वॉरहेड सेक्शन और गाइडेंस सेक्शन ही गायब है। तो आपको मेन चीज़ जो यहाँ पर है उसकी जानकारी मिल जाती है, जो कि इसका प्रोपल्शन सिस्टम है, जो कि ये शोकेस करेगा कि इस मिसाइल की एक्चुअल रेंज क्या है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये कैसे काम करती है, एंड गेम परफॉर्मेंस क्या है। इसकी जानकारी मिलने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये इन्फॉर्मेशन खाली इंडिया तक नहीं रहेगी। बाकी एक कॉमन सेंस सवाल भी उठना चाहिए कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने J-10 और PL-15 मिसाइल के साथ इतने ज़्यादा कारगर थे कि उन्होंने मल्टीपल इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म को शूट डाउन कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के फेज़ 1 के दौरान, तो बाद में क्या हुआ था? बाद में वो इंडियन एयरफोर्स को क्यों नहीं रोक पाए जब इंडियन एयरफोर्स ने पहले से ज़्यादा डीपर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर करी थी? तब उनकी 300 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 को मल्टीपल किल्स क्यों नहीं मिली? ये एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है, पर कॉमन सेंस पाकिस्तान में कॉमन थोड़ी है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो इस चीज़ की नज़र आती है कि क्योंकि पहली बार PL-15 के साथ J-10 को कोई सक्सेस नहीं मिली थी, और वो भी मल्टीपल मिसाइल्स फायर करने के बाद, तो बाद में इन मिसाइल्स के यूसेज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, क्योंकि इनके पहले ही लिमिटेड स्टॉक जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स को मिले हैं। और DGPR का साफ झूठ बोलना ये दर्शाता है कि वो डेफिनेटली नर्वस है इस मिसाइल के इंडिया में पाए जाने की वजह से। तो ये बात हम आपको बता दें कि मिसाइल की रेंज भले 145 किलोमीटर क्लेम करी जाती हो, लेकिन मैक्सिमम रेंज में मिसाइल का टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो एक नो एस्केप जोन होता है जहां पर आपको ऑलमोस्ट सर्टेनिटी मिलती है कि आप अगर मिसाइल फायर करेंगे तो वो टारगेट को लग ही जाएगा। इस केस में भी डिपेंड करता है कि टारगेट आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। तो अगर टेल चेस सिनेरियो है, उस केस में मिसाइल फायर करना अवॉइड ही किया जाता है अगर एक सर्टेन रेंज से आगे टारगेट निकल चुका है। अगर हेड ऑन आ रहा है तो आप मिसाइल लॉन्च करते हैं। तो अगर 145 किलोमीटर इनकी मैक्सिमम रेंज है तो इनका नो एस्केप जोन जो है ये 60 से 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स में स्टैंड करेगा। और जो मिसाइल्स पाकिस्तान में अटैक करने के लिए इस्तेमाल करी गई हैं
जैसे कि ब्रह्मोस हो गई, स्कैल्प हो गई, वो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स को बॉर्डर के इतना पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं कि वो J-10 या फिर PL-15 की रेंज में आए। और S-400 की वजह से, साथ में मीटियोर की वजह से भी, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म खुद इंडियन बॉर्डर के पास आने से कतरा रहे होंगे। तो टारगेट एक्विजिशन के बाद भी उनके लिए मिसाइल फायर करना बेवकूफ़ी होती, और शायद इसीलिए शुरुआती एक्सपीरियंस के बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई भी मिसाइल फायर नहीं करी। तो डेफिनेटली इनको J-10 से एक भी किल नहीं मिली है, और शायद इसीलिए ये जो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं चेंगडू के नीचे जा रहे हैं। बाकी इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो रशियन मीडिया है वो इस मौके का फायदा उठाते हुए रफाल को लेकर नेगेटिव न्यूज़ को पब्लिश कर रहा है। और ये न्यूज़ चलाई जा रही थी कि इंडोनेशिया ने अपने रफाल के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं, जबकि ये चीज़ फेक है। तो ये चीज़ हमने डिटेल में समझाई हुई है कि कैसे डिफेंस लॉबीज चलती हैं, जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐसी न्यूज़ चलाएंगी जिससे जो राइवल प्लेटफॉर्म है उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो। और क्योंकि हमारे यहाँ अभी Su-57 को लिए जाने पर चर्चाएं चल रही हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रफाल के अगेंस्ट में नेगेटिव न्यूज़ चलाई जा रही है। जबकि रियलिटी ये है कि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी हद तक इम्प्रेस्ड है इनकी परफॉर्मेंस से। जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर डीप जाकर करी गई हैं, उनसे इन प्लेटफॉर्म का वर्थ जो है वो प्रूव हुआ है। पाकिस्तान की साइड से भले ही कितने प्रोपागेंडा चलाए जाएं, वो यहाँ तक कि अपने J-10 पायलट्स की फ़ोटोज़ और वीडियोस तक शेयर कर रहे हैं जिन्होंने इंडियन प्लेटफॉर्म्स को शूट किया है। पर ये नया नहीं है, 2019 में भी यही चीज़ हम देख चुके हैं। पूरे प्रोग्राम करके, कहानी को करके प्रोपागेंडा चलाया जाता है, भले ही वो टेक्निकली सिद्ध ना हो पाए। तो अब यहाँ से PL-15 की कहानी सिंपल है। जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसकी जानकारी तो हमें मिलने वाली है। मिसाइल की क्या एक्चुअल रेंज है, किस तरीके से एंड गेम में ये परफॉर्म करती है, इसकी जानकारी इंडिया को मिलेगी, जो कि चाइना के अगेंस्ट में भी हमें हेल्प करेगा। तो यही कुछ कारण है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो जब कोई वेपन एक्सपोर्ट करता है तो उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट ही सेल करता है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान को भी PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन मिला था, अनलाइक पाकिस्तानी क्लेम के, जिसके अंतर्गत वो कह रहे थे कि चाइना ने अपने ही स्टॉक से उठाकर उन्हें मिसाइल्स दे दी हैं। अब ये मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली यूएस के साथ तो इंडिया शेयर करेगा ही। बाकी इस कॉन्फ्लिक्ट में ये बात भी साबित हो जाती है कि जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स हैं वो कितनी ज़्यादा क्रूशल हो गई हैं। तो आपको 200 से 300 किलोमीटर तक की BVR मिसाइल्स चाहिए, जैसे कि रशियन R-37 है, अमेरिकन AIM-174B है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स से एयर टू एयर मिसाइल बनाई गई है। यूएस नेवी ने स्पेशली इनको कन्वर्ट किया है और यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली इंडिया के लिए भी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स हमारे यहाँ डेवलप करी जाए। गांडीव मिसाइल जो बनाई जा रही है वहाँ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि रेंज 200 से 350 किलोमीटर तक की मिलेगी। पर कन्वेंशनल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इंडक्शन का भी रूम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसके अंतर्गत रशियन R-37 को भी सर्विस में इंडक्ट किया जा सकता है, जो कि Su-30 MKI से इंटीग्रेट हो सकती हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भी इनकी R-37 मिसाइल्स को सक्सेस मिली है। तो अगर आप फुल ऑफेंसिव जाना चाहेंगे तो आपको दो तरीके की वेपन की रिक्वायरमेंट होगी। पहला जो है ये लॉन्ग रेंज की आपकी एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, जो कि हमारे द्वारा बनाई जा रही हैं रुद्रम सीरीज के अंतर्गत। दूसरा आपकी एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स हैं, ताकि आप एनिमी को डिफेंसिव कर सकें और साथ में उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर सकें। तो ये जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स है, ये एक ऐसी फील्ड है जिस पर हमें जल्द से जल्द काम करना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।